हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आरएस मेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि 2013, 2016 और 2018 के मेंस के पेपर हैं, उसके पेपर 1 की यूनिट 3 का एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों यूनिट 3 जो है दोस्तों सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से डील करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक्स के बारे में जो है इस प्रीवियस ईयर के पेपर से एनालिसिस किया जाएगा। और दोस्तों इस एनालिसिस के बाद में आपके लिए ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको आने वाले जो 2021 का पेपर है उसमें किन टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी करनी है और किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी डिस्कशन को शुरू करते हैं। और दोस्तों ये जो एक वीडियो सीरीज चलाई जा रही है ये स्पेशली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए चलाई जा रही है, जिसमें आरएस मेंस एग्ज़ाम की कंप्लीट कवरेज होगी और सभी तरह के टॉपिक्स को जो है कवर अप किया जाएगा। पूरे कंप्लीट एक तरीके से सिलेबस को कवर अप किया जाएगा। तो इसकी एक शुरुआत हुई है दोस्तों, और आपके एग्ज़ाम के आने से पहले तक दोस्तों ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है और दोस्तों अब डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। अगर आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में और ज़्यादा तो आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और जो हमारी सीरीज़ चल रही थी दोस्तों वो हिस्ट्री के डिस्कशन से शुरू हुई थी। तो उसमें पेपर 1 में हिस्ट्री की यूनिट 1 जो थी तो उसका पूरा एनालिसिस किया गया और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो निकाले गए थे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की यूनिट 2 के भी टॉपिक्स निकाले गए हैं दोस्तों। इसके बारे में जो है कंप्लीट अगर आप डिस्कशन देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के दोस्तों ये ऑलरेडी दोस्तों वीडियोस बनाई गई है, आप उनको जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे पूरा कंप्लीट इसके बारे में डिस्कशन दिया गया है। हिस्ट्री हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, इनका प्रॉपर एनालिसिस है और इसके बाद में आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज दूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों कॉम्पिटिटर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स पोस्ट किए जा रहे हैं, जितने भी पेपर्स हैं चाहे 2013 से लेकर के 2018 तक के सारे पेपर्स थे दोस्तों वो पोस्ट कर दिए गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक लिंक भी मिल जाएगा आरएस इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स हैं उसका। दोस्तों ये मेरे द्वारा सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं दोस्तों। इन्हीं नोट्स का यूज़ जो है मैंने अपने खुद की सेल्फ प्रिपरेशन में किया था जब मैं 2018 का मेंस का एग्ज़ाम लिख रहा था। तो दोस्तों आप चाहें तो इन नोट्स को दोस्तों बाय कर सकते हैं। और ये नोट्स का जो लिंक है दोस्तों आपको इंस्टा मोजा वेबसाइट का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों इसके अलावा आप हमारे आरएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी मटेरियल दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो है 2018 का पेपर दिया गया है दोस्तों। जिस तरह से हम पहले भी 2018, 2016 और 2013 के पेपर का एनालिसिस प्रीवियस ईयर के जो जितने भी पेपर्स हैं उनको हम आरएस मेंस के सिलेबस के साथ में लिंक अप करके पढ़ाई करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे यही बताना हमारा पर्पज़ है कि सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम नेक्स्ट ईयर के पेपर की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों इस बारी के मेंस के पेपर में के लिए भी दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, और ये जो सिलेबस आपके सामने है इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो अभी हम एक एक करके देखेंगे। और जो मैंने शॉर्ट लिस्ट करके जो इंपॉर्टेंट डाटा सामने आता है वो ये है दोस्तों कि सिलेबस इज़ द की। दोस्तों जो सिलेबस आपको दिया हुआ है यहाँ पे ये एग्जैक्ट सिलेबस ही दोस्तों क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है पेपर में। तो दोस्तों पूरा सिलेबस काम का है। लेकिन दोस्तों जब आप सिलेबस को पढ़ोगे तो इसमें कुछ सिलेबस के ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार रिपीटेटिव मैनर में क्वेश्चंस आए हैं। तो हम उसको देखते हुए चलेंगे और इस डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे। वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए क्योंकि यहाँ पे जो आपको जानने को मिलेगा उससे ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको आखिर में पढ़ना क्या है, जहाँ से जो है पेपर में हाई प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन
आ सकते हैं। तो इस तरह से आपके सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और दोस्तों मैनेजमेंट के अलावा ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे कि भाई हमको जो है कहाँ से किस सेक्शन से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों 2018 के पेपर से हम थोड़ा शुरुआत करते हैं और देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डीसंस्कृताइजेशन। अब तो जब आप संस्कृताइजेशन के टॉपिक को पढ़ोगे तो डीसंस्कृताइजेशन का टॉपिक ऑटोमेटिकली आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। जिस भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स फॉलो करना चाहते हो आप फॉलो करें, चाहे आप अगर कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के जो नोट्स हैं उनको फॉलो करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के उसको बाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो आपको संस्कृताइजेशन ये डायरेक्ट टॉपिक दिया हुआ है। अब जब आप संस्कृताइजेशन पढ़ोगे तो आपको डीसंस्कृताइजेशन भी समझ में आ जाएगा क्या मतलब होता है। इसके अलावा दोस्तों व्हाट इज़ सीमंतोनयन संस्कार। तो जब हम सोशियोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है संस्कार और जो प्रथाएं होती हैं वो हमारे सोशल वैल्यूज़, और ये दोस्तों जब आप ये सब टॉपिक्स पढ़ोगे, ये संस्कार नाम से व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था, तो दोस्तों उससे लिया गया है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एक एक जो भी क्वेश्चन आता जाएगा वो एक एक टॉपिक से आ रहा है यहाँ पे। तो सिलेबस का कोई भी टॉपिक जो है आप छोड़ के नहीं जाओगे। एक बात का ध्यान रखना, जब आप इस पूरे पेपर का एनालिसिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन जो ये यूनिट्स है दोस्तों, ये जो यूनिट 3 है उसका पार्ट ए, बी और सी है, यहाँ से दोस्तों 2 या फिर 5 नंबर के ही क्वेश्चंस आते हैं। 10 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों। तो 2 और 5 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से ही प्रिपेयर करना है और आपका दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए, वो आपको बिल्कुल मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए ताकि आपको जो है कोई दिक्कत नहीं हो एग्ज़ाम टाइम पे जब लिखना होगा। और पेपर में 3 घंटे का लिमिटेड टाइम फ्रेम होगा और हमारा टारगेट जैसा कि आपको पता ही है, हम पहली वीडियो में ही बता चुके हैं कि हम दोस्तों 100 आउट ऑफ 200 के लिए टारगेट करके चल रहे हैं और आपको जो है 100 मार्क्स ही अचीव करने इस पेपर में। तो दोस्तों इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है आपको। तो इन टॉपिक्स को आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर अप करना है, इसीलिए मैंने बोला है पहला स्लाइड में जो है सिलेबस इज़ द की। तो सिलेबस में जो टॉपिक है दोस्तों वही क्वेश्चन है एक तरीके से, और उसी को आपको 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो भी लिखना आना चाहिए और 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो भी लिखने में आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं पेपर में आगे बढ़ते हैं तो सीमांतोनयन संस्कार के बाद हमको पता चलता है कास्ट के बारे में। तो कास्ट इज़ एन एंडोगेमस ग्रुप हाउ। तो दोस्तों ये 2018 के पेपर पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम के बारे में पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। तो दोस्तों आपको ये समझ में आना चाहिए सोशियोलॉजी के टॉपिक में कास्ट, क्लास और ऑक्यूपेशन का, इन सभी के बारे में दोस्तों कंप्लीट जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो आपको कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के जो नोट्स हैं दोस्तों उसमें मिल जाएगा। और वो नोट्स दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसा कि मैंने पहले भी बताया दिया हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ सोशल थॉट। तो सोशल थॉट मतलब सामाजिक विचारधारा क्या है। तो दोस्तों ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, जब आप सामाजिक विचारधारा, सोशल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ोगे, सोशल थॉट्स इन इंडिया, इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आने लग जाएगा व्हाट इज़ सोशल थॉट, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं कि दोस्तों ये डायरेक्ट सिलेबस से उठा करके आए हुए हैं, इनमें कोई बहुत विशेष तौर पर जो है आरपीएससी ने दिमाग नहीं लगाया है और आप आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे एक आया है सांगरी कस्टम प्रोहिबिशन एक्ट। तो दोस्तों इसमें से हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन जो है आपको जो है पेपर में नहीं आता हो या पेपर में आपको डाउटफुल हो, बट दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि जो पेपर में क्वेश्चन आसान आएंगे जो सिलेबस से आएंगे, एटलीस्ट आपके उतने क्वेश्चन तो क्लियर होने ही चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपको सांगड़ी कस्टम नहीं पता हो या फिर किसी कोचिंग के नोट्स में हो या कहीं पे आपको अवेलेबल नहीं भी हो, तो भी दोस्तों आप जो है
आप कम से कम उन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर अप करके आएँ जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल दोस्तों फेकालॉजी नहीं करनी है कि वहाँ पे जा कर के आप कुछ भी अननेसेसरीली लिख करके आ रहे हैं। जितनी वर्ड लिमिट में बोला गया है कोशिश करें उतनी लाइनों के अंदर में आपका आंसर आ जाना चाहिए और बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिख के आना है। फेक करके कुछ भी नहीं आना है दोस्तों, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है। वो आपका टाइम भी वेस्ट होएगा और उससे कुछ आपको कोई खास एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए इसकी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए दोस्तों। सिर्फ अगर आप लॉजिक के बेसिस पे लिख रहे हैं तो ठीक है फिर भी, लेकिन आप जो है कुछ भी अननेसेसरी लिख रहे हैं उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर में। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसी पेपर में, तो इसमें पार्ट बी जो है उससे भी कुछ 5 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन आए। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है पेपर में कि व्हाट आर द चेंजेस ब्रॉट बाय सेक्युलराइजेशन इन रिलीजन। तो दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर टॉपिक है सेक्युलरिज्म का। अब जब आप सेक्युलरिज्म कंप्लीटली पढ़ लोगे तो उसके बाद में दोस्तों ये जो टॉपिक है उसका आंसर जो है आपको आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आर द चेंजेस ब्रॉट बाय द सेक्युलराइजेशन इन रिलीजन, ठीक है। तो आप इसके चेंजेस को बता पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, अब देखिए ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ठीक है, तो इसलिए इसमें स्पेस भी काफ़ी दिया गया है और आपको काफ़ी डिटेल में लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब्स इन राजस्थान। अब देखिए पूरा क्लियरली ट्राइब्स के ऊपर एक बहुत बड़ा सेक्शन दिया गया है और वो भी स्पेशली राजस्थान की ट्राइब्स हैं और भील, मीणा और गड़ासिया है। तो आपको भील, मीणा और गड़ासिया जनजातियों के बारे में बिल्कुल कंप्लीट आना चाहिए दोस्तों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए एक एक पॉइंट के बारे में कि भील, मीणा और गड़ासिया जाति किस तरीके की है। और जहाँ तक मुझे दोस्तों ध्यान है जब मैं तैयारी कर रहा था और मैंने इन नोट्स में भी डाला गया है दोस्तों, और इन नोट्स में भी मैंने ये प्रोवाइड किया है कि भील, मीणा और गड़ासिया जो है राजस्थान की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनजातियाँ हैं। और दोस्तों इन जनजातियों में जो है इनके कस्टम, इनके रिवाज, हर एक चीज़ को आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इन्होंने ये टॉपिक दिया है ना तो उसका सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो पता होना चाहिए। इस पूरे सिलेबस को इस तरह से बनाया गया है दोस्तों कि आपको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि सोसाइटी और सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। या इश्यूज़, प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी है तो आपको बिल्कुल सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए ये क्लियर। भले इसके लिए आपको अगर लगता है तो कोई आप इंडिपेंडेंट अगर कोई बुक मिलती है या आपके कोई अच्छे दोस्त हैं जो कि यूपीएससी में सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उनकी भी मदद ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट अगर देखें तो जो यूनिट 3 थी उसका सेक्शन बी की बात करें तो वापस से अब हम आते हैं तो सिलेबस का सेक्शन बी जो पार्ट बी है वो मैनेजमेंट से डील कर रहा है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब जब हम सिलेबस की तरफ नज़र डालते हैं तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है यहाँ पे डायरेक्शन नाम से टॉपिक दे रखा है, ठीक है। तो ये इसी में एक सब टॉपिक है दोस्तों यूनिटी इन डायरेक्शन नाम से, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है हमको हर एक चीज़ जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर कल को आपको स्टाफिंग पूछ ले तो आपको स्टाफिंग का भी मतलब पता होना चाहिए। देखिए आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपको से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे तो आप कुछ लिख करके आ सको, ठीक है। जो चीज़ उसकी डेफिनेशन है एटलीस्ट आप वो लिख के आ सको। और जनरली दोस्तों यहाँ पे पेपर में जो है ज़्यादातर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ या फिर दोस्तों कुछ इस तरीके की स्मॉल डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। इस 2018 के पेपर में आगे बढ़ते हैं अभी हम तो देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूछा है तो अब आप यहाँ पे जाओ और जाके चेक करो कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नाम से क्या कोई टॉपिक दिया हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन नाम से ज़रूर एक टॉपिक था, ठीक है। एक मिनट, ऑर्गेनाइजिंग नाम से ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ऑर्गेनाइजिंग है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी दोस्तों आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। तो
आप जो है जब इस पढ़ाई करोगे, नोट्स बनाओगे अपने, तो आप इन सब चीज़ों को भी गौर करें कि 2018 के पेपर में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से पूछा है। और यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजिंग दिया हुआ है, तो ऑर्गेनाइजिंग या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से वर्क करती है, तो उसके बारे में जो है डिटेल में टॉपिक मिल जाएगा आपको। इसकी जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट PDFs तो ऑलरेडी आपको अगर मैं बताऊँ तो यहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारा जो RS हिंदी और इंग्लिश टेलीग्राम चैनल है। अब ये कहाँ से मिलेगी तो मैं आपको बताता हूँ। आप टॉप पे जाओगे ना, तो टॉप पे जाने के बाद में आपको ये नोट्स मिलने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स हो गए, मार्केटिंग एंड मिक्सेस, ये बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। यहाँ पे ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं ऑलरेडी। आप इनको जा कर के भी डाउनलोड कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से नोट्स जो हैं जहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 2018 के पेपर में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बाद में बोला है एक्सप्लेन सस्टेनेबल मार्केटिंग इन ब्रीफ। तो देखो सस्टेनेबल मार्केटिंग की बात कर रहा है ये टॉपिक। तो यहाँ पे मार्केटिंग नाम से पूरा एक कंप्लीट चैप्टर ही है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो इस चैप्टर को आप जब पढ़ोगे ना तो सस्टेनेबल मार्केटिंग का भी क्या मतलब होता है वो आपको समझ आ जाएगा और आप एक अच्छे से जो है उसका आंसर लिख पाओगे, ठीक है। तो जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी मत भूलना और ऐसी गलती मत कर देना कि आप इनको जो है छोड़ करके चल जाओ, ठीक है। ये जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, तो आप इन सबको भी कवर अप करके जाओ। और एक अच्छी बात ये होती है एक अच्छे ब्राइट स्टूडेंट में कि वो सिर्फ जो टॉपिक दिया गया है सिर्फ उतना नहीं पढ़ता, बट उसके आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसको भी पढ़ लेता है, ठीक है। वो पूरी तरह से कम्प्लीटली जो है कवर अप करके जाता है, ठीक है। तो आप जो है अगर आज सस्टेनेबल मार्केटिंग पूछी है तो कल को कुछ और डेफिनेशन पूछ सकता है मार्केटिंग की फॉर्म में, ठीक है। वो कल को पूछ सकता है मार्केटिंग मिक्सेस पे पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। शायद आया भी था 2018 के या किसी पेपर में। अभी देखते हैं हम व्हाट इज़ कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो दोस्तों ये कमर्शियल पेपर के बारे में हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। तो अगर किसी को वहाँ से अगर डेफिनेशन याद है तो कमर्शियल पेपर को अच्छे से पढ़ के आंसर दे सकता है। लेकिन अगर उसको नहीं पता है तो दोस्तों ये एक फाइनेंस जो है मतलब फाइनेंशियल टूल होता है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में अगर आप जाओगे तो आपको जो है कमर्शियल पेपर के बारे में भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म में, ठीक है, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म में। इस तरह से आपको इन सब की डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब होता है या कंसेप्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा 2018 के पेपर में ही अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिमेंटिक बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। तो अब देखो कम्युनिकेशन की बात आ गई तो यहाँ पे एक टॉपिक पूरा का पूरा कम्युनिकेशन पे डेडिकेटेड है, ठीक है। ये रहा कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन देखोगे तो दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब सिलेबस से आ रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ आप सिलेबस के एक एक टॉपिक को एक एक दो पेज के जो है ये हर टॉपिक के नोट्स बनेंगे, ठीक है। और अगर आपसे नहीं बनते नोट्स तो दोस्तों आप चाहें तो मेरे खुद के सेल्फ नोट्स थे जिनको मैंने कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दिया है लिंक, आप वहाँ से जा कर के बाई करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ो। यहाँ पे जो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के ऊपर भी जो है एक टॉपिक दिया गया है पार्ट सी में। अब देखो पेपर, अब हम और आगे बढ़ते पेपर में तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो दोस्तों ये मोटिवेशन के ऊपर जो है ना ये पूरी कंप्लीट एक थ्योरी है दोस्तों। तो ये मोटिवेशन नाम से टॉपिक है, ये लीडरशिप नाम से टॉपिक है दोस्तों। ये सिर्फ टॉपिक ही नहीं है, ये एक एक छोटे छोटे चैप्टर है, ठीक है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के बेनिफिट क्या होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मोटिवेशन में ही एक थ्योरी है 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है, मोटिवेशन की। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और यही सेम टॉपिक बिहेवियर में भी रिपीट होता है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है, जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उन सब में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है।
और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे फिर से ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कंसेप्ट पर डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों डायरेक्ट ही वैसे ही पूछ लिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों सिलेबस की है इस एग्ज़ाम में, इस सोशियोलॉजी के पेपर को स्पेशली, अगर सोशियोलॉजी मैनेजमेंट और ये जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है इसमें सिलेबस का एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाओ। कल को किसी से भी दोस्तों 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर आपको जो है उस वक्त पे रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2018 के पेपर में। तो दोस्तों अब जो है ये यूनिट सी पे आ गया है और यूनिट सी ऑडिटिंग से रिलेटेड है। ये डिफाइन एफिशिएंसी ऑडिट। अब एफिशिएंसी ऑडिट बोला है तो यहाँ पे गए तो आपको देख करके लगेगा कहाँ पे एफिशिएंसी ऑडिट, तो ये दिख जाएगा आपको एफिशिएंसी ऑडिट, ठीक है। तो इस तरह से मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, सिलेबस से ही सारे सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं और आपको जो है अच्छे से सिलेबस पर फोकस करके जाना है। और एक बात ध्यान रखना, ये सबसे आसान टॉपिक है मार्क्स गेन करने में, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आने वाला है। जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अगर हमारे दिमाग में पहले से फीडेड है नॉलेज, तो जा कर के बस हमको पेपर में आंसर राइट करना होता है, हमको ज़्यादा अकल नहीं लगानी होती है, सिर्फ जो पूछा गया है वो लिखते जाओ और डेफिनेशन को सही से लिख करके आ जाओ पेपर में, ठीक है। सो व्हाट इज़ रेशियो एनालिसिस विद रेफरेंस टू द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो रेशियो एनालिसिस की बात कर रहा है और ये फाइनेंशियल टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें मिल जाएगा आपको रेशियो एनालिसिस दोस्तों। तो ये सब जो है नोट्स में मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, मैं आपको एक बारी को वो नोट्स भी दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए नोट्स कैसे हैं, इंस्टा मोजो बुक पब्लिश्ड में है। तो ये दोस्तों ये अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग के दिख जाएंगे आपको, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, ये जनरल साइंस, ये लॉ, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थान जीके, आर्ट एंड कल्चर, सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड योगा। ये वो सारे टॉपिक है दोस्तों जहाँ पे एक आम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारे नोट्स आपको इस तरह से मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी फर्दर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट PDF से जो प्रोवाइड की गई है, जैसे साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये काफ़ी सारे एक्स्ट्रा नोट्स हैं। ये सब कंप्लीट एक पैकेज है दोस्तों जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम, तो आप देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग बाय बजटिंग। देखिए बजटिंग सीधे के सीधे एक टॉपिक है यहाँ पे, ये रहा बजटिंग, ठीक है। तो बजटिंग नाम से टॉपिक है और आपको दिख रहा है सीधा सीधा क्वेश्चन है। कल को पूछ लेगा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग बताओ, परसों को ये पूछ लेगा कि बजटरी कंट्रोल बताओ। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, इनको पूछना सिलेबस सही है, इससे बाहर नहीं जाएंगे ये लोग, और वही 2 और 5 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। ऐसा ही आप जब 2016 और 13 का एनालिसिस अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको, तो आपको देखने को मिलेगा कि सीधे क्वेश्चन है। अब ये सोशल ऑडिट है, ये भी वही है, सोशल ऑडिट में भी सीधी की सीधी डेफिनेशन है दोस्तों, ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगा। ये रहा सोशल ऑडिट, ठीक है। कल को हो सकता है परफॉर्मेंस ऑडिट पूछ ले, फिर आपसे इंटरनल कंट्रोल पूछ ले। तो आपको जो है एक एक टॉपिक की डेफिनेशन वाइज पता होना चाहिए। और ये सब नोट्स जो है दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। और अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, जैसे व्हाट इज़ फंड्स फ्लो एनालिसिस टेक्निक। तो दोस्तों ये फंड्स फ्लो एनालिसिस भी इसी का एक टॉपिक है, कुछ फ़र्क नहीं है, ये सब यहीं से ही आ रहा है, ठीक है। फंड्स फ्लो का एनालिसिस करना हो तो फंड कहाँ से है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही आएगा। ये सब चीज़ें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्हीं सभी टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ये कोई अलग से कहीं से और आए हुए नहीं है, ये इन्हीं की सब टाइप्स हैं। अगर मान लो ये टॉपिक आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा होगा तो ये इनकी सब टाइप में मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो 2018 के जो पेपर हैं उसमें अब ये अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का जो है 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है। अब देखो सीधा क्वेश्चन है जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग वही 5 नंबर में पूछा है। तो ये दोस्तों जीरो बेस बजटिंग जो है आपको ये बजटिंग के टॉपिक में मिलेगा, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग में, ठीक है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब देखो वर्किंग कैपिटल पे पूछ लिया, ठीक है। तो ये रहा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल के ऊपर। तो दोस्तों इसी तरीके से पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चन, कोई बहुत ज़्यादा
ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया हो। अभी 2016 के भी पेपर में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, तो आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा। सोशियोलॉजी के पेपर देखते हैं, तो नेम 4 क्लासिकल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हु हैव मेड पायनियर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा डीप में चलेगी ये इस क्वेश्चन में 2016 के में, लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके नाम ही पूछे हैं। तो 4 ऐसे क्लासिकल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के, अब जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको 4 सोशियोलॉजिस्ट के नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे जो इंडिया से हैं, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, ठीक है। बट कई बारी पेपर में थोड़ा सा शायद उस साल के स्टूडेंट के लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस साल के स्टूडेंट ने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आपको जैसे इस साल पता है कि इस साल क्वेश्चन रिपीट हो सकता है इस तरीके का वापस, तो आपको जो है उनके नाम पता होने चाहिए जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है उनके, ठीक है, ताकि आप लिख के आ सको। तो हाउ इज कास्ट, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, हाउ इज कास्ट ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो अब आप यहाँ पे देखो कि हाउ इज कास्ट ट्रेडिशनली, यही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा फर्क नहीं है। जब आप डिटेल में इन सब टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाने वाले हैं। चाहे ये कास्ट पे बेस्ड आ गया, ये फिर संस्कृताइजेशन पे बेस्ड आ गया 2016 का के पेपर में, ये चाइल्ड मैरिज पे बेस्ड आ गया। अब देखिए हर साल एक ना एक एक्ट को लेकर के पकड़ लेते हैं। इस साल चाइल्ड मैरिज को पकड़ लिया है, हालांकि एक्ट नहीं पूछा है लेकिन चाइल्ड मैरिज को पकड़ लिया। पिछले साल जो है कुछ और प्रथा को पकड़ लिया था, ठीक है। तो वो इस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा पूछते हैं जो कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये सब चीज़ें आपको आ जाएगी, मिल जाएगी जब आप इसकी पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर नहीं मिलती है तो दोस्तों कुछ तो फर्दर आपको भी एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, पेपर के लिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, कई बार आप जो है ना सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भरोसे बैठ जाते हो, वो चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि पेपर में जो है टॉपर अगर बनना है और अगर आपको जो है टॉप 50 या 100 में अगर रैंक लानी है, तो दोस्तों तैयारी भी उस तरीके से कि कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है वो बाकियों से एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ठीक है। तभी जा करके जो है आप एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा अच्छे से सफल हो पाओगे। नहीं तो फिर दोस्तों दिक्कत तो आएगी ही सही, ठीक है। फिर रैंक पीछे आएगी या फिर कुछ इशू होंगे तो फिर बाद में आपको ही बुरा लगेगा, ठीक है। सो आइडेंटिफाई 4 मेजर प्रॉब्लम्स विच द ट्राइबल्स इन राजस्थान आर फेसिंग। तो देखो यार, अब ये प्रॉब्लम्स जो है ट्राइबल्स की, तो ट्राइबल से रिलेटेड बड़ा सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इशू आता है। ऐसे नहीं पूछ रहे कि भैया मीणा या भील गड़ासिया ट्राइब के बारे में बताओ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये लोग किस तरीके की लाइवलीहुड में रहते हैं, इनका सोशल फैब्रिक कैसा है, थोड़ा सा उस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखो इसका। अभी देखो 16 के पेपर में आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये सब सोशियोलॉजी के हैं। अब देखो GS गुरिये करके जो है इंडिया के ही थे ये भी, तो इंडियन जो है ये कास्ट के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखो डिस्क्राइब करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट गिवन बाय GS गुरिये, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर जो है ना, आप जब इन नोट्स के थ्रू जाओगे या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, देखो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप जो भी बेस्ट मटेरियल आपको लगता है, पूरे जयपुर में हो, राजस्थान में हो, कहीं पे भी हो, आपको बेस्ट मटेरियल के साथ ही जाओ, जहाँ पे भी जाओ आप। मैं मेरे नोट्स की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस बारी भी एग्ज़ाम लिखता तो मैं उन्हीं नोट्स को फॉलो करता, क्योंकि मुझे कोई फर्दर नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको यूज़ लेना हो तो आप इन नोट्स का भी यूज़ ले सकते हो, ठीक है। सो एक्सप्लेन द सोशल कंसिक्वेंस ऑफ टेररिज्म। तो यहाँ पे फिर वही सोसाइटी से रिलेटेड कई बार देखो कोई आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है, तो आप जो है दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कोई आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं है, लिख तो सकते ही हो, ठीक है। तो सोशल कंसिक्वेंसेस टेररिज्म के आप पढ़ते ही रहते हो करंट अफेयर, तो आपको वैसे ही एक आइडिया होता है, ठीक है। इस तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलीगेशन को लेकर के आया है यहाँ पे। देखो यूनिट 3 में अब सेक्शन बी पे क्वेश्चन है, ये 15 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें डेलीगेशन है, ये सिंपल सीधा है, यहाँ पे डेलीगेशन दे रखा है। डेलीगेशन जो है आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। जब आप इसको पढ़ोगे ना, ये मैनेजमेंट वाला टॉपिक, तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा, ये डेलीगेशन हर एक टॉपिक का मतलब समझ में आने लग जाएगा। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में दी हुई है। PDF में जो नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं
उसमें भी ये सब चीज़ें प्रोवाइडेड है, ठीक है, कोई चीज़ छूटी नहीं है दोस्तों। जब मैं मेरी तैयारी कर रहा था तो मैंने सब कुछ कवर अप किया था, ठीक है। तो आप ये बात का ध्यान रखें। और मार्केटिंग मिक्सेस पे क्वेश्चन आया है, तो मार्केटिंग मिक्सेस बिल्कुल सीधा टॉपिक ही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, जितना भी हमें इसमें एनालिसिस करें, अल्टीमेटली बात यही घूम फिर के आती है कि अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, हर एक टॉपिक के नोट्स बनाए, हर एक टॉपिक को बार बार रिकॉल किया। और दोस्तों ये टॉपिक जो है ना, सारे जितने भी तीनों सब्जेक्ट हैं, ये सोशियोलॉजी हो या ये मैनेजमेंट हो, ये सब के सब आपको अच्छे से क्लियरली क्रिस्टल क्लियर याद होने चाहिए, ताकि वहाँ जाके आप आंसर लिखो और आपके अच्छे मार्क्स बने। क्योंकि मार्क्स तभी अच्छे बनेंगे जब एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर है, सीधा टॉपिक है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, सीधा टॉपिक है, इसको डिस्टिंग्विश करना है बस, ठीक है। तो अंडरस्टैंड बाय ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। तो ये भी दोस्तों ये इंटरनल टॉपिक है थोड़ा सा। जब आप जो है ना इंटरनल टॉपिक थोड़े से पढ़ोगे ना, ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये जो है ऑर्डिनरी शेयर्स की भी डेफिनेशन मिल ही जाएगी आपको। और यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क पे आया है क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द व्हील चेन एंड सर्कल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। तो ये सब जो है ये कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है एक एक करके सभी चीज़ें कवर अप हो ही जाएगी आपकी। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये 2016 का पेपर था, ठीक है। अभी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है दोस्तों, ये प्रोडक्ट के बनाने का एक प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। ये सब दोस्तों मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन नाम से एक टॉपिक है, उसमें आपको ये सब चीज़ें पता चलेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, ये सब मार्केटिंग मिक्सेस होते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल का भी बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे देखो इसका जो यूनिट सी है, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग वाली। अब ये जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं ना दोस्तों, ये सब सिलेबस बेस्ड है। भले से आप जब आप खुद तैयारी करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, लेकिन ये है कि आप किसी सही जगह के से प्रॉपर नोट्स को लें। मैंने अपने नोट्स खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाए थे और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के हिसाब से बनाए थे। आप चाहें तो आप मेरे नोट्स का यूज़ कर सकते हो, बट दोस्तों अल्टीमेटली फिर भी जो है ना आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए, खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब लास्ट टाइम चल रहा होता है ना, तो उनको रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है, आप इसके ऊपर कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव है ये आपको मिल जाएंगे। नेट वर्किंग कैपिटल, ये सब क्लियर टॉपिक है दोस्तों। सोशल अकाउंटिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, क्लियर टॉपिक है दोस्तों। सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ये भी पता है आपको। जैसे अपन आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं ना, आरबीआई क्या अगर हम बात करें तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स में भी ये टर्म्स आ जाती है, सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो आपको जो है कई टॉपिक्स का ऑलरेडी ऐसा लगेगा कि पढ़ा पढ़ा ऐसा है, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगा जो कि हम ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, जो कि 11-12 की एनसीईआरटी बुक्स में होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। तो वही टाइप्स है बजट। अब वो कह रहा है इधर टाइप्स ऑफ बजट बोल रहा है, ये टाइप्स ऑफ बजटिंग बोल रहा है, यहाँ पे पूछने का तरीका बदल दिया थोड़ा सा, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। डिफरेंस बताओ। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड नेम ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब कुछ सिलेबस बेस्ड है, कोई ख़ास ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। सब अब 2016 का रिपीटेड पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे अब उन पे नज़र डालो। अब यहाँ पे है क्या जो सोशल वैल्यूज़ हैं, मतलब आइडेंटिफाई करो 4 ऐसे सोशल वैल्यूज़ के बारे में, एन्यूमरेट करो इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड है, ठीक है। तो इन सभी प्रीएम्बल्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों
हो सकता है, देखिए आपको उस टाइम पे पेपर देते टाइम अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगे पेपर में कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया एकदम से, तो दोस्तों ये सब आपने पढ़ा हुआ है, बस आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर आंसर दे सकते हो तो लॉजिकली बेसिस पे आंसर दो, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितनी सारी सोशल वैल्यूज़ हमको दी हुई है, ठीक है, आप किन्हीं भी 4 के बारे में बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ें आपको कहीं किसी यहाँ पे नोट्स में नहीं मिले या किसी टॉपिक में नहीं मिले, अब ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ 4 आश्रम्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी को आने चाहिए ये इन क्वेश्चन के आंसर। ये सीधा के सीधे सिलेबस में आश्रम व्यवस्था दे रखी है, ये देखो यहाँ पे आपको दे रखा है, ये रहा वर्ण आश्रम पुरुषार्थ। इसलिए मैं कहना यही चाहता हूँ दोस्तों, एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कब कौन से टॉपिक से आ जाए अगले साल पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखें। अब 2016 के पेपर में ये सांगड़ी करके जो है ना, ये सांगड़ी करके प्रोहिबिशन एक्ट है, ये जो 2016 का क्वेश्चन है ना, वही 2018 में भी रिपीट हुआ था। मैं अभी पढ़ा रहा था आपको थोड़ी देर पहले, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पेपर में क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। और स्पेशली इसका तो राजस्थान से रिलेशन है, ठीक है, तो पता और अच्छे से होना चाहिए। अंडरस्टैंड ऑफ सेक्युलरिज्म, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया था। फिर अभी नेम ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान वेयर ट्राइबल पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड, तो पूछने का क्वेश्चन का तरीका तो हो सकता है बदल जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ट्राइबल्स के बारे में है, लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन का क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो अब ये देखो, वो भी राजस्थान में कौन से जिलों में सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपने सेंसस अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो ये क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कास्ट एंड क्लास, ठीक है। तो कास्ट एंड क्लास ये भी पता है आपको, सिलेबस में है। सारे टॉपिक्स इसी तरीके से बनाए हैं दोस्तों यहाँ पे कि आरपीएससी भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती है इस सब्जेक्ट में, वो बस आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेती है। अब यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर आ रहा है कि जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये सब सोसाइटी पे बेस्ड है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अब यूनिट 3 जो थी उसका सेक्शन बी देखते हैं हम। अब स्पान ऑफ कंट्रोल, अब ये स्पान ऑफ कंट्रोल सीधा कोई टॉपिक है दोस्तों, ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये आपको मिलेगा ज़रूर। आप एक बार को देखना, नोट्स में ये सब दिया गया है। स्पान ऑफ कंट्रोल हुआ, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ, इन सब की डेफिनेशन होती है। अगर आप वो अच्छे से याद करके जाओगे तो पेपर में जो है लिखने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, और आप फटाफट से दिमाग में आएगा और आप लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन की बात कर रहा है। यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है कंट्रोलिंग फंक्शन के बारे में। कंट्रोलिंग फंक्शन जो होता है ये कंट्रोल नाम से दे रखा है, तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कोई खास ऐसा विशेष तौर पे नहीं है, ये एनालिसिस आप खुद भी स्वयं भी करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो को देखा और वीडियो को देखने से मात्र से आपका एनालिसिस हो गया। ये एनालिसिस आपको खुद को डिटेल में करना है और इसी तरीके से करना है जिस तरह से आपको बताया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट मैं और भी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि इस पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रॉम सिलेबस। ये मैंने एक बात कही है, तो आपको ये बात समझ आएगी। बुक नोट्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, तो मैंने ये लिखा है कि बुक जो है इसके लिए सबसे बेस्ट बुक यही है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को उठा करके पढ़ लो, सबसे बढ़िया तो यही है। ताकि क्या है कि दोस्तों फिर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं मिल रहा है तो आप कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के नोट्स को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों मेरे नोट्स को लेकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने नोट्स बनाए थे खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, खुद के हिसाब से। और दोस्तों मैं अगर इस साल भी पेपर को देता तो डेफिनेटली उन्हीं नोट्स को पढ़ के पास भी हो जाता, ठीक है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत फर्दर एडिशन आपको करना हो तो आप कर सकते हो अपनी तरफ से, लेकिन दोस्तों ये नोट्स जो है बिल्कुल सिलेबस को देख करके बनाए गए थे और सारा कंप्लीट हो जाता है सिलेबस उसमें। यू कैन बाई नोट्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स एकेडमी ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखो प्रोडक्ट विड्थ जो होती है, तो प्रोडक्ट जब टॉपिक पढ़ोगे तो प्रोडक्ट विड्थ भी आ जाएगी। डिफाइन करो इंडक्शन, तो इंडक्शन भी दोस्तों यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे जा करके
आपको इंडक्शन ये नाम से टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, टॉपिक आप कोई सा भी छोड़ के नहीं जा सकते हो, ठीक है। इसमें जो है सीधा क्वेश्चन आता है बिल्कुल, जो कि यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2016 का रिपीटेड पेपर जो हुआ था उसमें ब्रीफली डिस्क्राइब द मेजर प्रमोशनल मिक्स टूल्स। ये सब दोस्तों क्लियर है, आपको समझ आ रहा होगा। नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक भी आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये सब जो है दोस्तों अल्टीमेटली यही कहना चाहता हूँ कि सिलेबस से ही क्वेश्चन सीधे उठ के आ रहे हैं। सिलेबस आपका प्रिपेयर है और सीधा लाइन बाय लाइन पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा आपको डीप रिसर्च करनी है, बस ये इतना सा होना चाहिए कि टाइप्स पढ़ ली, या फिर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ ली, या फिर उसका कोई ऑपोजिट है, जैसे संस्कृताइजेशन का डिसंस्कृताइजेशन है तो वैसा कुछ हो तो वो पढ़ लिया, ठीक है। तो उससे क्या है ना, आपको पूरा मोटा मोटी तौर पे समझ आ जाएगा कि 2 और 5 नंबर के किस तरीके के आरपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अभी नेक्स्ट, अगर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है, ये भी दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो कोई खास ऐसा विशेष नहीं है यहाँ पे। तो ये जो है दोस्तों ऑपरेटिंग साइकिल भी जो है आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, जब आप इसको पढ़ रहे होंगे मैनेजमेंट को, ठीक है। तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब होता है। ये सब टॉपिक हैं, डिफाइंड है। कुछ चीज़ें क्या होती है, सब कैटेगराइज्ड होती है, तो इस वजह से वो क्या है कि हो सकता है आपको सिलेबस में नहीं दिख रही हो, लेकिन वो जब आप थोड़ा सा टॉपिक के अंदर भीतर घुसेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी ये इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, इसमें क्या डिफरेंसेस होता है, ये सब चीज़ें डिफाइंड होती है, ठीक है, जो कि दी हुई है आपको हमारे नोट्स में तो दी हुई है, बाकी आप किसी और कोचिंग के नोट्स में भी देख सकते हो। व्हाट डज बैलेंस शीट रिवेल एंड राइट एनी 2 पॉइंट्स। तो बताओ यहाँ पे क्या बैलेंस शीट बताती है। तो स्थिति विवरण प्रकट करता है, तो ये आपको पता ही है, बैलेंस शीट के बारे में आपने सुना ही होगा। तो आपको कोई भी 2 पॉइंट लिखने हैं और वो क्या रिवेल करती है ये भी बताना है। सो गिव एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। ये सब अब आपको समझ में आ गया होगा। जीरो बेस्ड बजटिंग, वही क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं दोस्तों। फिर ये अकेला ही 5 नंबर का क्वेश्चन बन के आया था, 7 का तो नहीं 5 का आया था, 7 नंबर का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, 2018 के पेपर में आया था। तो ये जीरो बेस्ड बजटिंग आ गया, ट्रेडिशनल बजटिंग हो गया, ये सब टाइप्स हैं, ठीक है। सोशल ऑडिटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये सोशल अकाउंटिंग, ये सब टॉपिक क्लियरली डिफाइंड है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस बात को समझें और अपनी तैयारी को ठीक से करें, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको अब तक में काफ़ी कुछ समझ में आया ही होगा। अभी हम जल्दी से क्विक देख लेते हैं जल्दी से और भी क्वेश्चन को। मेंशन 5 पॉइंट्स दैट गिव सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट आपको समझ आ गया है, ठीक है। अब 2013 के अगर पेपर की बात करें तो इसी तरीके से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम देखते हैं दोस्तों। 2013 के पेपर में दोस्तों इस तरीके का वैसे सिलेबस था नहीं, ठीक है। तो उस टाइम सिलेबस कुछ और था, ठीक है। तब सोशल ऑडिट और ये अकाउंटिंग इनसे आते नहीं थे क्वेश्चन, ठीक है। उस टाइम जो है अलग तरीके से क्वेश्चन जो है प्रिपेयर होते थे। पेपर में भी कुछ चीज़ें आगे पीछे होती थी, जो पेपर 1 का टॉपिक होते थे वो पेपर 2 में पूछे जाते थे। मतलब अब जो है ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका था। 2013 का ट्रेंड जो है 2016 में बिल्कुल चेंज हो गया था। 2016 का ही 2018 में फॉलो किया गया, 2018 का 2021 में फॉलो किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको एनालिसिस समझ आया होगा, पता चला होगा। 2013 में तो ये सिलेबस का पार्ट ही नहीं थे, ठीक है। ये टॉपिक जो है ना आपको जो दिख रहे हैं, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये पार्ट ही नहीं थे। और अगर आते भी थे तो इनके बहुत छोटे से सेक्शंस आते थे जो पूछे जाते थे पेपर में। तो दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा ये एनालिसिस से कि इस पेपर के लिए स्पेशली पेपर 1 के यूनिट 3 वाले हिस्से के लिए अगर हम बात करें तो आप जो है ये यहाँ से पढ़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो में अगर आपको
इसको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।